अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी। और आज हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस करना है वेव्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो हमारे दिमाग में एक बड़ा क्विक एक टर्म आ जाती है, एक एब्रीविएशन आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं SHM। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है? जब हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और हम वेव्स को पढ़ के आ रहे हैं तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है? हम ये कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुराद है एक ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर आपके पास एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन है? ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इसका क्या मतलब हुआ कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम ये कहते हैं कि लाइक देखिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने मीन पोजीशन पे रखा हुआ है यहां पर। अच्छा, आप इसको एक्सटेंड करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और ये यहां पर चला जाता है। और जब ये यहां पर चला जाता है तो ये यहां पे स्टे नहीं करेगा बल्कि इसने यहां से वापस आना है। जब इसने यहां से वापस आना है तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो इसका एक्सेलरेशन होगा इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट था उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन होगी। आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन है। लेकिन अब ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, लेकिन यहां पे एक बात बड़ी दिलचस्प है कि आप जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे बॉडी उतनी तेजी के साथ वापस आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जितनी दूर लेकर गए, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट था, अब जब ये बॉडी वापस आएगी तो उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन सच टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम लोगों ने ये समझना है कि आपके पास जब किसी जगह पे एसएचएम हो रही होती है तो क्या जरूरी होता है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक हम जर्नल स्प्रिंग मैस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं इस स्प्रिंग को इस पॉइंट ओ से मूव करवाता हूं और इस पॉइंट ए तक लेकर जाता हूं। आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, अब इसके ऊपर जो आपने फोर्स लगाई उस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब आपकी लगाई हुई फोर्स इसको जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगी, अब हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही होगी और वो इंस्टोर्ड एनर्जी इसकी पोजीशन को रीस्टोर करवाएगी। यानी जब आप इसको यहां से इस तरफ लेकर जा रहे थे तो आपने एक फोर्स लगाई विच इज अप्लाइड फोर्स, और जब आप इस फोर्स अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है जो इसको वापस लेकर आती है। अब हम ये कहते हैं कि अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और हम ये कहते हैं कि आपके पास ये अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। और जब मैं एक्सप्रेशंस को लिखता हूं, जब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि हमारे पास एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। व्हाट इज के? के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। और जब मैं इस एक्सप्रेशन को मजीद लिखता हूं तो मैं इसको लिखता हूं
नेगेटिव k बाई एम एक्स, और क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई तो मेरे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। तो असल कहानी शुरू हुई रीस्टोरिंग फोर्स से। तो हमें याद रखना है कि बेसिक कंडीशन जो है वो ये है कि इफ देयर इज नो रीस्टोरिंग फोर्स देयर विल बी नो एसएचएम। और जब रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, किसी जगह पे ऑसिलेशन नहीं हो रही, तो फिर ये ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल हमारे पास फारिग हो जाता है, खाली हो जाता है, इसकी कोई मीनिंगलेस हो जाता है। तो हमें ये समझना है बहुत अच्छे से तरीके से कि ये जो कंडीशन है ना आपके पास, ये कंडीशन बेसिकली इस सिचुएशन की मोहताज है कि आपके पास अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब जब हम लोग ये बात कर रहे होते हैं और हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि जनाब ये रीस्टोरिंग फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है और ये सारी मूवमेंट चल रही है, तो हमें जरा कुछ और बातों को भी देखना है। हमारे पास जो सिचुएशन है वो दो तरीके से, एसएचएम के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास पहली सिचुएशन आती है एसएचएम की, जिसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम में जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, जब हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज आ रही होती हैं, कुछ सिचुएशंस डेवलप हो रही होती हैं। हम उन सिचुएशंस को जब स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लाइक जब आप ये कह रहे हो कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन डेवलप हो रहा है कि ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है और ऑसिलेशन में ये पॉइंट ओ से यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ गई, एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आई, बट ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये मजीद आगे आएगी और अदर एक्सट्रीम यानी बी तक आएगी और फिर ये यहाँ से वापस जाएगी और अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगी और अगेन इनर्शिया इसको ए तक ले जाएगा, वापस ओ और ओ से बी, एक प्रोसीजर चलता रहेगा। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो हम ये कहते हैं कि इन वन वाइब्रेशन आपके पास दो बातें आती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हम कहते हैं इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू 4x0। अगर कोई हमसे पूछता है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो दैट इज 4x0। व्हाट इज x0? x0 इज एम्पलीट्यूड, x0 इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, कोई हमसे पूछता है और बताएं इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया तो हम कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। इसने 0 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया क्योंकि वन वाइब्रेशन के बाद बॉडी वहीं पर आ चुकी होती है जहां से चलना शुरू हुई होती है। अच्छा, अब जब हम इस सारी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम इस सारी बात को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे और बहुत सारी टर्म्स जुड़ी हुई है इसके साथ। इन टर्म्स में, इन बहुत सारी टर्म्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की। कोई हमसे पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि इट डिस्क्राइब्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT जो लिखा है ना, विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। और जब मुझे कहते हैं कि जनाब ये मीन पोजीशन से, तो फिर कोई मुझसे पूछेगा अच्छा ये बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको मैंने कैलकुलेट करना है तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। अब ये जो ओमेगा है ना, अगर आप वैसे इसको समझे तो इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसके इतने मतलब हैं, इस कदर इसकी यहाँ पे टर्म्स बदलती रहती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। हम कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यही ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और यही ओमेगा जो है हमारे पास इज इक्वल टू
K by M for spring mass system. लेकिन यहां पे याद रखना है आपने कि इट इज वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम. अब जब मैं इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के. और इसमें से अगर मैं इस क्वांटिटी को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन डेवलप होता है वो एक्सप्रेशन डेवलप होता है एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी. ये बड़ा अहम एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. यहां से हमारे पास दो तरह के सवाल आते हैं. एक आपको पोजीशन देकर टाइम पूछा जाता है और एक आपको टाइम बताकर पोजीशन पूछी जाती है. अब हम इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस करते हैं. हमसे पूछा जाता है एट व्हाट इंस्टेंट a body executing SHM will be at midpoint between mean and extreme position. अब ना देखिए सवाल में जो बात उसने पूछी उसका मतलब ये लग रहा है कि अगर ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये अदर एक्सट्रीम है, तो पूछ रहा है यहाँ पे बॉडी कब पहुंचेगी, मिड पर. ये कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है. एक्सेलरेटेड मोशन में आप टाइम को सिंपली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको रिलेशंस को अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी. उसने कहा एट व्हाट इंस्टेंट. एट व्हाट इंस्टेंट मीन्स आपसे टाइम पूछा जा रहा है. अब अगर आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो बताया क्या जा रहा है, ये जा रहा है कि एट मिड पॉइंट बिटवीन. इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन है वो ये है x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 और t आपसे पूछा जा रहा है. आप ये वैल्यूज ऊपर पुट कर दें. जब आप ये वैल्यूज ऊपर पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी. एक्स नॉट से कैंसिल हो गया, साइन दूसरी तरफ आकर इनवर्स होगा तो इट बिकम्स साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी. अब ये साइन इनवर्स 1 बाई 2 किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स 0.5 कब होता है? जब एंगल 30 डिग्री हो. एंगल 30 डिग्री से क्या मुराद है? पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी. पाई से कैंसिल, आप फर्दर कैलकुलेशंस कर लें. टी इस तरफ आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू टी बाई 12. यानी ये वो इंस्टेंट है जिस पर बॉडी जो है वो हाफ वे पर होगी, मिड पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन होगी. तो इस बात को आपने जरा याद रखना. इसी तरीके से आपको टाइम बताकर सवाल पूछा जा सकता है. तो हम ये कहते हैं, अब इस सवाल को हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं ये सवाल ऐसे आ सकता है कि एट t इज इक्वल टू t बाई 8 पोजीशन ऑफ object performing SHM will be. अब उसने पोजीशन पूछ ली. पोजीशन जब उसने पूछी है तो अब आपको उसको इस्तेमाल करना है टाइम की इंफॉर्मेशन को. अगेन एक्सप्रेशन सिंपल है, एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी. वैल्यू पुट कर दें, एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी की वैल्यू क्या लिखी हुई है? टी बाई
टी से कैंसिल 2 4, आपके पास वैल्यू आ गई साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 क्या होता है? पाई बाय 4 क्या होता है? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√2। तो आप कहते हो x इज इक्वल टू x नॉट बाई √2, या आप इसको कह सकते हो 0.707 x नॉट। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी SHM परफॉर्म कर रही है तो उस परफॉर्मेंस ऑफ SHM के अंदर उसकी पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशंस की, कैलकुलेशंस की। अब जो बॉडी परफॉर्म कर रही है SHM, और SHM परफॉर्म करते हुए वो उसकी स्पीड मौजूद है, तो हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी से क्या मुराद हम ले रहे हैं? यहाँ पे हम उसकी स्पीड कंसीडर कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो SHM परफॉर्म कर रही है, और जो अभी हमने बात की थी वो यहाँ से इस तरफ को जाती है एक्सट्रीम पर, वहां से वापस आ रही है, और फिर दूसरी एक्सट्रीम पर जा रही है और वहां से वापस आ रही है। मतलब उसकी वेलोसिटी हर दफा रिवर्स हो रही है जब वो एक्सट्रीम पे जा रही है। तो रिवर्स ऐसे तो नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि वहां पे जीरो होती है फिर वो वापस आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन मौजूद है कि वो एक्सट्रीम पर जाकर जीरो हो जाती है और डेफिनेटली मीन पर जाकर वो मैक्सिमम होगी। तो जब हम इसकी एक्सप्रेशन को देखते हैं, जब हम इसकी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं, तो हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन इसका बनता है दैट इज v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर होता है। अब हम ये कहते हैं कि आपके पास स्प्रिंग मैस सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू बराबर होती है k बाय m। तो हम ये कहते हैं कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट k बाय m 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। अब ये जो सारी टर्म है इसको हम एक नई सेंस देते हैं और इसको हम कहते हैं v नॉट, मैक्सिमम स्पीड। और ये बड़ी जस्टिफाइड फॉर्म है, क्योंकि देखिए इसके अंदर x नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, k और m कांस्टेंट्स हैं। तो हमारे पास जो v की फॉर्मेशन बनती है वो बनती है v नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। और हम इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ, अब हमने इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब आपने इस एक्सप्रेशन को भूल नहीं जाना कि आप यहाँ चलो ठीक है गुजारा हो गया, खत्म हो गई बात, इस एक्सप्रेशन को भूलिए नहीं। ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो आपसे कह सकता है कि एट व्हाट पॉइंट स्पीड will be half of its maximum value। मतलब एक सवाल है उसको हम बड़ा सिंपली कह रहे हैं कि हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, किस पोजीशन पर ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली आपने x की वैल्यू बतानी है, और जो उसने बताया वो ये बताया है कि स्पीड हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू है, और जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास ये गिवन है। तो फिर जब आप इस वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर वैल्यूज को, तो आप लिखोगे v की जगह पे v नॉट बाई 2, v नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। v नॉट से कैंसिल, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। स्क्वायर ले लें क्योंकि इसके रूट को रिमूव करना है, इट बिकम्स 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। अब आप इसको देखें, 1 ओवर 4 को इस तरफ ले जाएं, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 4। और आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/4। और एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ रहा है?
3/4 x0 स्क्वायर की। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, तो फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 x0, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये वेलोसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये जो आपके पास वेलोसिटी में ये जो एक्सप्रेशन है v0 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x0 स्क्वेयर, ये दो इंफॉर्मेशन देता है। पहली इंफॉर्मेशन ये देता है कि एट x इज इक्वल टू 0, यानी मीन पोजीशन v जो है v0 के बराबर और जो कि मैक्सिमम होगी। तो अब हमें यहां याद रखना है कि मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि एट x इज इक्वल टू x0, यानी एक्सट्रीम पोजीशन v इज 0, यानी वो मिनिमम सिचुएशन है, स्पीड मिनिमम हो जाती है। तो ये आपके पास मीन पोजीशन पर स्पीड 0 मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 है, और ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग मजीद अगली बात करते हैं, और अगली बात आती है हमारे पास एक्सेलरेशन की। जब हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं ना, तो हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हुए एक बात कहते हैं, और वो बात ये कहते हैं कि देखिए ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसका जो बेसिक एक्सप्रेशन आता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो ये आता है इसका बेसिक एक्सप्रेशन। और वो जो मैंने बात की ना कि ओमेगा के लिए आपके पास मुख्तलिफ सेंस हैं। ओमेगा आपके पास 2πf के बराबर है, तो हम इसको 2π/t भी कहते हैं। ओमेगा आपके पास k/m के बराबर भी आता है, और यही ओमेगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ g/l के बराबर भी आता है। ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम में होता है, और ये सिंपल पेंडुलम में होता है। अब जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा है, जब ये सारी बात हमारे पास चल रही है, तो हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन की यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है। तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जो है स्प्रिंग मैथ सिस्टम में k/m इंटू एक्स के बराबर है, और ये एक्सप्रेशन बहुत क्लियर है कि जनाब x 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है मीन पर x की वैल्यू 0 है ना। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं x इज इक्वल टू x0, तो एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू k/m x0 स्क्वायर, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो रही है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये बातें आपको याद रखनी है। असल में जो हमने अभी तक बात पढ़ी वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, उसमें स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्पीड के हवाले से आपको याद रखना है कि वो एक्सट्रीम पर 0 होती है, मीन पर मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है, मीन पर आते आते वो 0 हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको हरगिज़ इग्नोर नहीं करनी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और सिचुएशन आती है, जिसको हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम, और हम ये कहते हैं, हम इसको आइडियल सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये आइडियल सिंपल पेंडुलम है। ये क्यों डिफिकल्ट टू रियलाइज है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक्सटेंशन ना हो, और उसके साथ एक ऐसा पॉइंट मैस आपने लटकाया हुआ होता है जिसमें सारा मैस एक डायमेंशनलेस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ होता है। जब आप इसको ऑसिलेट करते हैं, यहां तक गया, यहां से वापस आएगा, मीन पे रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, और फिर यहां से वापस आएगा। अब जब ये इस जगह पे हम इसको देखते हैं और हम इसको पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस जगह पर आते आते यहां पर इसका जो वेट है, वो वेट देखिए बुनियादी तौर पे वेट तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, W, लेकिन इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक
क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है तो वही एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट बन जाता है W cos थीटा और एक कंपोनेंट बन जाता है W sin थीटा। ये जो W cos थीटा वाला फैक्टर है ये इस टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ बैलेंस हो जाता है, और ये W sin थीटा वाला फैक्टर है जो इसको वापस लेकर आता है। तो सिंपल पेंडुलम में अगर कोई आपसे पूछे कि विच फैक्टर प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स, तो हम ये कहते हैं W sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। और फिर इस सारी बात को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक बात आती है जिसको हम नाम देते हैं अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स ma के बराबर है, रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास mg sin थीटा के बराबर है। तो अब हम ये कहते हैं कि मैथ्स के साथ कैंसिल हो जाता है, तो a इज इक्वल टू नेगेटिव g sin थीटा, और हमारे पास कोई कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन की बेस पे जब हम सारी बात करते हैं हम ये लिखते हैं कि ये आपके पास बराबर होता है नेगेटिव g बाई एल इंटू एक्स के, क्योंकि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा और थीटा को हम x ओवर एल, ये बुनियादी तौर पे ना आर्क लेंथ और रेडियस वाला रिलेशन है, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। तो हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x के, तो ये फैक्टर शो कर रहा है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमें इसके अलावा और कोई बात याद नहीं रखनी सिवाय इसके कि जो आपके पास टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है 2 पाई जी बाई एल ओवर जी के। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनती है दैट इज एल ओवर जी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 1 ओवर 2 पाई जी बाई एल के। अगर आपके पास लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर जी की वैल्यू चेंज होगा, अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट होगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्योंकि जी की वैल्यू चेंज नहीं होती नॉर्मली, तो हम कहते हैं कि टाइम पीरियड कांस्टेंट है अगर लेंथ चेंज नहीं कर रहे। सेम इज द केस विद द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जब हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं मजीद कि ये तो टाइम पीरियड इसका हो गया ना, अगर टाइम पीरियड वो वाली जो क्वांटिटी थी जो अभी हमने कहा ना कि ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई टी के, और हम लोगों ने एक और बात भी की कि आपके पास ओमेगा बराबर था के बाई एम के, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। तो आपके पास टाइम पीरियड फॉर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम इस तरीके से हमारे पास आता है, जिसको हम जहन में रखते हैं और हम लोगों ने इसको कंसीडर करना होता है। ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी जरूरत पड़ सकती है, अगर पढ़े तो हमारे पास ये मौजूद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग बात करते हैं तो हम तो कोई पूछते हैं कि एसएचएम की क्या प्रॉपर्टीज है, तो हम कहते हैं एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। एसएचएम के अंदर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, और एसएचएम के अंदर जो है एनर्जी कंजर्व्स। तो हम भी कहते हैं हमारे पास एनर्जी एक डिस्कशन आती है, बहुत सिंपल सी डिस्कशन है, क्योंकि हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन को इस तरतीब से पढ़ा होता है कि हमें पता होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन होनी ही होनी है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ते हैं इन एसएचएम। जब हम एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ते हैं इन एसएचएम तो हम ये कहते हैं कि इससे क्या मुराद है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और हम इसके बारे में कहते हैं कि रिमेन्स सेम एट
ऑल पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट हो ये चेंज नहीं होगी, कोई भी पॉइंट हो ये सेम रहेगी, इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। जब इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा तो हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज करेगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज करेगी। देखिए ना, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को आप जरा एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, वो आ रहा है एक्सप्रेशन आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपके पास दो सिचुएशंस है, जब आप मीन पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। अब ये इसकी मीन पे वैल्यू जो है वो मिनिमम है और ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर जीरो हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है। वेरी कर रही है ना, ठीक है। अच्छा, जब आप आते हैं काइनेटिक एनर्जी के केस में, तो काइनेटिक एनर्जी के केस में हम कहते हैं एक्सप्रेशन ये आ गया आपके पास। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है, इस एक्सप्रेशन में देखें हम ये कह रहे हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी मीन पोजीशन पे क्या होगा, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें ना, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, जबकि मीन पोजीशन पर इसकी वैल्यू बन जाएगी जीरो, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, मीन पर जीरो है, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर जीरो है, मीन पर मैक्सिमम है, तो ये आपस में ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन वो जो टोटल एनर्जी है ना, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा टोटल एनर्जी वाला, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आप इसे मीन पे चेक करें, एक्सट्रीम पे चेक करें, जहां मर्जी चेक करें, ये बराबर है। अब हमने यहां पे ना दो सवाल करने, और वो दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल बहुत आसान हमें लगता है, वो ये कहता है कि एट व्हाट पोजीशन ड्यूरिंग SHM kinetic energy becomes equal to potential energy, किस वक्त काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो हम इस बात को पिक ही यहां से करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के से कैंसिल हो, काम हो गया सिंपल। एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर था, दूसरे जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2, और x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। हम ये कहते हैं कि ये वो पोजीशन होगी जब यानी डिस्प्लेसमेंट को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दे। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके पास इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। एक बात। दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि एट व्हाट पॉइंट और एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां पे ना देखिए, आपको ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ये देखें, आपने यहां पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है, और काइनेटिक एनर्जी की ओरिजिनल वैल्यू ये होती है। तो हम इसको लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस इज हाफ, ये फॉर्मूले में जो मौजूद था, अगेन हाफ
के एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये हाफ के इस हाफ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। ये 2 दूसरी तरफ जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो इट इज 2 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। एडजस्टमेंट करें जब आप, इट इज 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। बेसिकली एक्स नॉट स्क्वायर दूसरे जाकर माइनस हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि सोल्यूशन यहीं पर कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 और x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। अब इन दो सवालों से हमें एक बात पता चली कि मिड पॉइंट पर नहीं होगा। हम ये समझते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक में जा रही है तो मिड पॉइंट पर जाके वो इक्वल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि वो जिस पोजीशन पर वो इक्वल हो रहे हैं ये वही पोजीशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगी, और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी इसी पॉइंट पर हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये सारा लेक्चर जो है आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन से, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के पोर्शन को सिलेबस में देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसने एनर्जी की बात की हुई है, उसने बाकी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है, और जब तक आप इन सारी बातों को नहीं पढ़ के आएंगे तब तक ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको ध्यान से सुने, समझे, जो कन्फ्यूजन हो वो ज़रूर पूछें, क्योंकि जब आप कन्फ्यूजन्स के बारे में पूछते हैं, कन्फ्यूजन्स क्लियर होती हैं, तो आपकी टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनती है, और MD-CAT क्वालिफाई करने के लिए टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अगली क्लास में मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।